तो आइए दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट नंबर 4 है। ये मॉडल सेट 4 के जो भी प्रश्न बनते 40 को 40 प्रश्न देखेंगे। 1 2 3 हमने बना रखा, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लें। चलिए बात कर लेते हैं सेट 4 का। तो ये आपका कुछ गद्दांश, इसको पढ़ते हैं, पहले आप भी पढ़िए हम भी पढ़ते। चलिए, सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है। अलग अलग रास्तों पर चलकर भी हम एक ही स्थान तक पहुंचते हैं। ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि आपका इसमें किसी को दुख नहीं होना चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने से धर्म का क्षेत्रफल व्यापक बनता है। हमारी धर्म के प्रति अंधता मिटती है। इससे हमारा प्रेम अधिक ज्ञानमय और पवित्र बनता है। यह बात लगभग असंभव है कि इस पृथ्वी पर कभी भी एक धर्म होगा या हो सकेगा। यही कारण है कि लेखक विविध धर्मों में से ऐसे तत्व खोजने का प्रयास करता है जो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य सहनशीलता की भावना को विकसित कर सके। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, इसको मैंने पहले भी पढ़ चुका हूँ। तो फिर बात करते हैं प्रश्न उत्तर का। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्म किस तक पहुँचाने का साधन है। तो सिंपल सी बात है, धर्म ईश्वर तक पहुँचाने का साधन है। यहाँ प्यार से लिखा गया, देखिए, है ना, ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है। चलिए दूसरा प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है। तो धर्म के प्रति अंधता मिटती है सभी धर्म के प्रति समान भाव से रहना। ठीक है, तो सभी धर्म को हमें इज्जत देना ही चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न का। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्म का क्षेत्र कैसे व्यापक बनता है, यानी कैसे बड़ा बनता है। तो बस दूसरे धर्मों के प्रति भी समभाव रखने से, यानी कि दूसरे का जो धर्म है उसको भी समान मतलब हमको मानना चाहिए, यानी कि उसका भी इज्जत करना चाहिए। बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न का। चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखक विविध धर्मों के बीच कैसे तत्व की खोज का प्रयास करा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका लिखा होगा, देखिए, अनुयायी को सहनशीलता भावना। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ जो सभी धर्मों में सहनशीलता की भावना विकसित करता है। तो ये भी क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इसको भी आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है और छोटा सा टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है कि जब कभी मछेरे को फेंका हुआ फैला जाल समेटते हुए देखता हूँ तो अपना सिमटा हुआ सब याद हो आता है, जो कभी समाज, गांव और परिवार की विस्तृत समृद्धि में शामिल था। स्वर्ग की परिभाषा बनकर और अब केंद्रित हो गया हूँ मात्र बिंदु में। चलिए बात करते हैं इसका प्रश्न उत्तर का। तो देखिए, इसको आप लोग प्रेम पूर्वक घर में पढ़ लीजिएगा। ये तो मैं इसे तो पहले मैं पढ़ चुका हूँ, इसलिए आपको स्पीड से पार कर दे रहा हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मछेरे, ठीक है, मछेरे द्वारा फेंके हुए जाल को समेटते हुए देखकर कवि को किसकी याद आती है। सिंपल सी बात है भैया, सबकी याद आती है, यानी कि एक सबको याद आती है। ठीक है, तो बात कर लें छठा प्रश्न का। छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहले सब की परिधि में सामायिक था। तो इसमें सभी हो जाएगा, राइट आंसर समाज, गाँव और परिवार। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। अब बात कर लें तो सातवां प्रश्न। सातवां पूछा जा रहा है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन होता जा रहा है तो आत्म केंद्रित होते जा रहा है। तो मनुष्य दिन प्रतिदिन आत्म केंद्रित होते जा रहा है। चलिए आठवां प्रश्न बात कर लेते हैं। मछेरे का पर्यायवाची शब्द, जो मछेरा होता है, मछेरे का पर्यायवाची शब्द मछुआरा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नौवां प्रश्न का। तो आपको नौवां प्रश्न देना है। ठीक है, नौवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है संपादन। तो संपादन जो है संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। अगर बात कर लेते हैं लोग 10वां प्रश्न का। तो 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कक्षा में होने वाली जो चर्चा, ठीक है, विमर्श किस प्रकार का संचार है। तो सामूहिक संचार। ये कक्षा में जो बात होती है वो सामूहिक रूप से होती है, बहुत छात्र छात्र हैं, शिक्षकगण हो गए, तो ये सामूहिक हो जाएगा। चलिए बात करें 11 प्रश्न। 11 प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। तो संचार का जो प्रमुख कार्य नहीं है वो तो क्या हो जाता है, वो संपादन। संपादन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बस सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना, ये सारे सारा उसका काम है। अब बात करें तो 12वां प्रश्न का। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट प्रकाशन कब हुआ। तो बंगाल गजट जो हुआ था वो 1780 ईस्वी में हुआ था। 1780 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं लोग 13वां प्रश्न का। 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या था। तो पहले जो छपा था वो उद्दंड वार्ता
विशेषता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी उद्दंड मार्तन हो जाएगा। बात कर लेते हैं 14वां प्रश्न का। तो प्रश्न है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पी.सी. जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। तो जो किया था तो 1980 में, यानी कि 1980 में किया था। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1980 ईस्वी में। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया में विशेषता का प्रकट करता है। प्रिंट मीडिया का विशेषता है तो देखिए ये सभी हो जाएगा, जैसे कि इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पाठ या समाचार को पहले या बाद में भी पढ़ा जा सकता है। प्रिंट मीडिया का धीरे धीरे दोबारा मर्जी चाहे अनुसार पढ़ा जा सकता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। 15 का डी चलिए राइट आंसर हो गया। बात करें 16वां प्रश्न का। तो प्रश्न है कि बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है, ठीक है। तो बस्ते का बढ़ता बोझ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन शैली फीचर, ठीक है। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए जीवन शैली फीचर। बात कर लें 17वां प्रश्न का। तो 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से, ठीक है, और ठीक है 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। जो संपादक का कार्य नहीं है तो देख लेते हैं अब क्या है ऑप्शन में। तो ऑप्शन को देख के यहाँ पर लगता है कि ऑप्शन नंबर सी है, क्षेत्र के क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, ये संपादन का कार्य नहीं है। बाकी जो तीनों को तीनों कार्य, ठीक है। अब बात कर लें तो 18वां प्रश्न का। 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अच्छे, ठीक है, आलेख की प्रमुख विशेषता है। तो अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता, आलेख श्रृंखलाबद्ध का होना जरूरी है। आलेख की भाषा सरल व रोचक होना चाहिए। फिर विरोधाभासी कथन व दोहराव से बचना चाहिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये सभी के सभी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे की। आगे को भी इसको भी पढ़ना है। 1947 के बाद से इतने लोगों को जो पता है, ये कम कविता से लिया गया तो इसका छोटा सा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका प्रश्न उत्तर का बात करते हैं। तो प्रश्न उत्तर में क्या है कि 1990 प्रश्न की किस चीज़ के लिए लोग दूसरे के सामने हाथ फैलाते थे। तो किस चीज़ के लिए, 25 पैसे के लिए, चाय के लिए, रोटी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी हो जाएंगे। बात कर लेते हैं 20वां प्रश्न का। तो 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई। तो सिंपल सी बात है, एक कम कविता जो है उससे ही लिया गया, ठीक है। विष्णु खरे जी ने इसको लिखा है, तो एक कम कविता से ये पंक्तियां ली गई है। चलिए बात करें 21वां प्रश्न की, काव्यांश में कवि ने किस के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। तो ईमानदारी के प्रति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईमानदारी के प्रति ये अपना सहानुभूति प्रकट किया है। चलिए बात करें तो 22वां प्रश्न का। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आज़ादी के बाद लोग विभिन्न तरीके अपनाकर क्या बन गए। तो आज़ादी के बाद लोग विभिन्न तरीके अपनाकर क्या बन गए। तो ऑप्शन को देख के लगता है कि आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी के सभी हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं 23वां प्रश्न का। तो अगला प्रश्न क्या है पूछा जा रहा है, देख लेते हैं हम। तो 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बसंत आया कविता, ठीक है, के आधार पर बताइए कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच कैसा संबंध हो गया है। तो प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध टूटता गया, ठीक है, टूटता नजर आ रहा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 24वां का। तो तोड़ो, ठीक है। तो तोड़ो किस प्रकार की कविता है। तो तोड़ो जो कविता है तो उद्बोधन रण कविता है, ठीक है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए जगह उद्बोधन परक कविता है। जो शोक गीत है ये तो पता है आपका, कार्य आपका लिया गया है सूरज स्मृति से। तो बस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं 25वां प्रश्न का। तो जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है। तो स्कंद बोलते हैं कि आजीवन अविवाहित रहने के, यानी कि बोलते हैं और हम विवाह नहीं करेंगे। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 26वां का। तो 26वां प्रश्न के कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। तो कवि ने, ठीक है, अपने पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। तो ऑप्शन नंबर जो ए आपका सही हो जाएगा, अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित कर, ठीक है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 27वां प्रश्न का। तो 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता था। तो कवि जो संदेश देना चाहता था, 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि निराशा में आशा का संचार करना, निराशा में आशा का संचार करना। राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात कर लेते हैं अगला। तो अगले फिर को इसको 28 से 31 को रीड करके फिर आपको बताना है आंसर। तो रीड कर लीजिए, छोटा से मैंने कर रखा है। चलिए बात कर लेते हैं इसका प्रश्न उत्तर का। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 28 नंबर ही। चलिए कि प्रस्तुत पंक्ति किस लघु निबंध से ली गई है। ये पंक्तियाँ जो बताई जा रही है, ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बालक बज गया ढेले चुने, तो घड़ी के पुर्जे से दिए गए ना, ठीक है।
तो आपको पता ही घड़ी के पुर्जे से लिए गए हैं, सुमिरनी के मनके से जो चैप्टर है वहाँ से लिए गए। चलिए बात कर लें तो 29वां प्रश्न, तो वहाँ पूछा जा रहा है कि कान ठलका कर का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कान खोल कर, ठीक है, कान खोल कर सुनना, ये तो कान खोल कर। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। बात कर लें तो 30वां प्रश्न का, तो प्रश्न है कि लेखक, ठीक है, लेखक ने किसका रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया। तो किसका रहस्य के लिए, वो धर्म का रहस्य के लिए। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी, धर्म के रहस्य को जानने के लिए। अब बात करें तो 31वां प्रश्न, तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक है। तो इसके लेखक कौन है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। फणीश्वर नाथ रेणु ये तो संबंधिया का है। भीष्म साहनी हो तो गांधी जी नेहरू जी वाला है। और रामचंद्र शुक्ल तो पता ही आप लोग को क्या जो थे, और रामचंद्र शुक्ल जी वो प्रेमगढ़ की छाया समिति के लेखक। चलिए बात कर लें मतलब 32वां प्रश्न का। तो प्रश्न पूछा है रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा का अच्छे ज्ञात है। तो फारसी भाषा का, सिंपल सी बात है, फारसी भाषा का। 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बात कर लें प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी। जो आयु थी वो बच्चे की 8 वर्ष थी, ठीक है, जिन्होंने लड्डू की मांग किया था। तो इस बच्चे का बस आयु 8 वर्ष थे। तो बात कर लेते हैं अगला प्रश्न का। 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि आगे नाचना पीछे भागा का क्या अर्थ है। जो आगे नाचना पीछे भागा क्या अर्थ, इसका मतलब तो कोई जिम्मेवारी ना होना। इसका कोई जिम्मेवारी नहीं, उसका अर्थ होता है कि आगे नाचना पीछे भागा, उसको कहा जाता है, एक मुहावरा है। चलिए बात करें तो 35वां प्रश्न की, ठीक है, 35वां प्रश्न पूछा कि अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। तो वो नहीं थे, तो रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अब बात कर लेते हैं लोग 36वां प्रश्न का। तो 36वां प्रश्न है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान है भविष्य से ज़्यादा, यानी कि हम कल क्या होगा उस पर भरोसा आप मत रहिए, आज आप क्या कर रहे हैं उसके भरोसे में रहे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं 37वां प्रश्न है। तो प्रश्न है कि सुभावी जो सुभागी था किसका पत्नी था। तो सुभागी सिंपल सी बात है भैरव का पत्नी था, ठीक है, जो सूरदास का झोपड़ी में छुपा कर देती। चलिए बात कर लें अगला प्रश्न को। तो 38वां प्रश्न पूछा जाएगा कि तुम खेल में रोते हो, यह कथन किसका। तो तुम खेल में रोते हो तो घीसू का कथन है, ठीक है। घीसू किसको बोला था, मिठुआ को बोला था। तो राइट आंसर हो जाएगा घीसू, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर घीसू हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 39वां। तो प्रश्न है कि सूरदास किस अंग से दिव्यांग था। तो वो दृष्टिहीन था, वो अंधा था, ठीक है, और भिखारिक था वो, और अंधा भी था। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न 40वां नंबर है और आज का लास्ट आखिरी प्रश्न है। तो देख लेते हैं क्या है कि सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाता है, सूरदास में अमर्त्य जिजीविषा और संघर्ष का भाव है। तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।